जय हिंद। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके क्राइटेरिया क्या है, कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, देश के में अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जाने उससे पहले अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर है। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमिक कहते हैं। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमी। समष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको बोलते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रिया का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है आर्थिक क्रियाओं का। और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इसमें व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत इकाइयों को और व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में आकलन किया जाता है, राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में आकलन किया जाता है और देश में बेरोजगारी के बारे में आकलन, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में देश के बारे में जानकारी देता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी देता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक J.M. किन्स साहब हैं जो इंग्लैंड के निवासी हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ साहब हैं जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन और J.M. किन्स साहब ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था जो इंग्लैंड के निवासी थे। तो आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। आर्थिक क्रियाओं का संगठन दो प्रकार से होता है, एक केंद्रीकृत होता है, एक बाजार स्तर पर। केंद्रीकृत मतलब एक जगह, केंद्रीकृत का अर्थ होता है एक जगह जिसकी परिकल्पना सरकार करती है, और बाजार स्तर पर जिसकी परिकल्पना व्यक्ति खुद करता है, यानी कि मुक्त अंतःक्रिया द्वारा। बाजार स्तर पर होगा तो व्यक्ति की मुक्त अंतःक्रिया होगा और केंद्रीकृत योजनाबद्ध होगा तो सरकार बनाएगी। उसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होता है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकार के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। पूंजीवाद का मतलब होता है कि सरकार के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। और समाजवाद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी क्षेत्र का कोई स्वामित्व नहीं है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों आ जाता है, जैसे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों आ जाता है। तो देखते हैं पूंजीवाद समाजवाद में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार फायदे होते हैं, किस प्रकार लाभ होते हैं, सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं पूंजीवाद में व्यक्तिगत होता है, स्वामित्व व्यक्तिगत होता है और समाजवाद में सार्वजनिक स्तर पर, जैसे कि रूस सार्वजनिक स्तर पर होता है, समाजवाद का उदाहरण रूस है। और मिश्रित दोनों होता है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों, जिसका उदाहरण है भारत। और इसका मकसद पूंजीवाद का मकसद होता है लाभ उठाना, जैसे कि अमेरिका पूंजीवाद का उदाहरण है। और समाजवाद का उदाहरण है रूस, जैसे समाज का कल्याण करना। और मिश्रित में दोनों, समाज प्लस पूंजीवाद, यानी कि रुपया भी कमाना है और समाज का कल्याण भी करना है, जो भारत करता है। इसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है। पूंजीवाद में सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है और समाजवाद में सरकार की पूरी भूमिका रहती है। और मिश्रित में सीमित भूमिका सरकार की रहती है, इसमें सरकार की सीमित भूमिका रहती है। और आय का वितरण किस प्रकार होता है। तो पूंजीवाद में आय का वितरण असमान होता है और समाजवाद में आय का वितरण समान होता है। मतलब सभी व्यक्ति को समान वितरण, यानी हमको 10 रुपया मिल रहा है तो तुमको भी 10 रुपया मिलेगा। और इसमें पूंजीवाद में असमान वितरण, कोई जरूरी नहीं हमको 100 भी मिल रहा है तो आपको 100 नहीं, आपको 10 ही मिल सकता है। और इसमें कम असमान होता है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता क्या होता है।
तो पूंजीवाद में पूरी स्वतंत्रता होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और समाजवाद में स्वतंत्रता की कमी होती है। उसको बाद देखते हैं 1991 यानी कि 1991 में भारत के पास LPG आया था, जिसे इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, जिसे भुगतान संतुलन करने के लिए भारत में LPG 1991 में डॉक्टर मनमोहन साहब ने लाए थे। उसके बाद सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तुओं के बीच का अंतर देखेंगे कि निजी वस्तु में और सार्वजनिक वस्तु में क्या अंतर होता है। निजी सामान, निजी मतलब स्वयं के, और सार्वजनिक मतलब उसमें सभी। सार्वजनिक जैसे कि रोड, निजी कार व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के कार होगा, और रोड सभी व्यक्ति के लिए रोड है। तो निजी, इसमें प्रतिद्वंदिता होती है, इसमें गैर प्रतिद्वंदिता होती है। एक केवल एक व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करता है, ये सभी को संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे कि कार, रोड को सभी के लिए हो, और कार केवल एक व्यक्ति के लिए है। निजी में बहिष्कृत कर सकते हैं, और सार्वजनिक में आप गैर बहिष्कृत कर सकते हैं। व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी कार में बैठने से रोक सकता है, यानी कि आपको बहिष्कार कर सकता है कि हम अपने कार में बैठने नहीं देंगे। और गैर बहिष्कृत, आपको रोड पर चलने या पुल पर बैठने से कोई आपको माना नहीं कर सकता, आप पुल पर क्यों बैठे हैं, या पुल पर आप क्यों चल रहे हैं, या रोड पर क्यों चल रहे हैं। ये आपका सार्वजनिक है, इस पर आप कोई व्यक्तिगत रोक नहीं है, और निजी में आपका व्यक्तिगत रोक है। इसे आमतौर पर निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। निजी सेक्टर में आमतौर पर निजी व्यक्तियों द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि निजी कार कंपनी द्वारा निर्मित होता है, और इसमें सार्वजनिक में सामान्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा प्रदान किया जाए, जैसे सार्वजनिक मतलब रोड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, और निजी में कोई कंपनी कार बना रही है तो निजी है, उसमें कोई सार्वजनिक नहीं है कि आप कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। निजी में इसका सकारात्मक सीमांत लागत होता है, और इसमें सार्वजनिक में शून्य लागत, क्योंकि जनता ही का पैसा रहता है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है, और ऐसे हम देखेंगे 2 क्षेत्र और होता है, एक चतुर्थांक होता है, एक क्वार्टनरी 5 होता है। ऐसे भी हम 3 देखेंगे, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर होता है। प्राथमिक सेक्टर सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर होता है। इसमें कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन शामिल होता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, जिसके जरिए संकेतित किया जाता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। रेड मतलब लाल, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को रेड कॉलर वर्कर्स यानी कि जो इसमें जॉब करता है उसे रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था का हड्डी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का हड्डी कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। तो सेकेंडरी सेक्टर में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसमें काम करने वाले व्यक्ति को ब्लू वर्कर्स कहते हैं, यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। इसमें काम करने वाले व्यक्ति को ब्लू वर्कर्स कहते हैं। इसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और प्राथमिक को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और सेकेंडरी को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को देश की रीढ़ भी कहा जाता है। यह देश के औद्योगिकरण में मदद करता है। उदाहरण के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। भारत में इसका समुचित विकास नहीं हुआ है, हम सीधे तृतीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि का विकास।
जैसे कि सेवा क्षेत्र, हम बैंकिंग में जाते हैं तो वहाँ के वर्कर्स हमें सेवा दे रहे हैं। चिकित्सा यानी डॉक्टर हमें सेवा दे रहे हैं। शिक्षा यानी कि टीचर हमें सेवा दे रहे हैं। इसमें काम करने वाले व्यक्ति को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। इसमें काम करने वाले व्यक्ति को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। इसमें प्रकृति यह सदैव अमूर्त है। इसमें प्रकृति का कोई लेना देना नहीं। इसमें हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च योगदान तृतीय सेक्टर का ही रहता है। इसे अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च योगदान तृतीय क्षेत्र का ही रहता है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे जीडीपी में योगदान सबसे कम है 14.39%। और द्वितीय क्षेत्र यानी सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी द्वितीय क्षेत्र में जीडीपी में 31.46% योगदान है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में सबसे कम लोग कार्य करते हैं। तृतीय क्षेत्र में सबसे कम लोग कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका योगदान जीडीपी में रहता है। सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में रहता है। इसका योगदान 54.15% है। देश की जीडीपी में 54.15% है। 2011 के जनगणना के अनुसार देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान रहा है जीडीपी में, और द्वितीय क्षेत्र में जीडीपी का क्या योगदान रहा है, जीडीपी में क्या योगदान रहा है द्वितीय क्षेत्र का, और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र से 54.6% योगदान रहा है। द्वितीय क्षेत्र में 24.3% का योगदान रहा है, और तृतीय क्षेत्र में 21.1% का योगदान रहा है। लेकिन जीडीपी में इसका देखते हैं 14.39% इसका योगदान रहा है, और 31.46% द्वितीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में रहा है, और तृतीय क्षेत्र का 54.15% योगदान रहा है। ये LFPR है और जीडीपी है। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राइमरी सेक्टर में। इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं और इसमें सबसे कम व्यक्ति काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा पेमेंट ए देता है और सबसे कम पेमेंट ए देता है। उसके बाद चतुर्थ क्षेत्र होता है। चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है? यह सरकार की संस्कृति, पुस्तकालय, वैज्ञानिकों, अनुसंधान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे जुड़ी बौद्धिक गतिविधियों पर आधारित होता है। इसमें काम करने वाले व्यक्ति को नॉलेज सेक्टर में रखा जाता है। जो सरकार की संस्कृति, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियन, वैज्ञानिक, इसमें चतुर्थ क्षेत्र में आ जाते हैं। एक क्वीनरी यानी कि इसमें 5वां सेक्टर होता है, जिसे क्वीनरी बोलता है। ऐसी सेवाएं जो नए और मौजूदा विचार को निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, वरिष्ठ व्यापार की कार्यकारी। इसमें काम करने वाले व्यक्ति को गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और कुछ तथ्य जो देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। उसके बाद सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। बोले ना, सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में रहता है, लेकिन सबसे कम जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का रहता है। और सबसे ज़्यादा कार्य में संलग्न प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, और सबसे कम कार्य में संलग्न तृतीय क्षेत्र में होते हैं। यानी कि सबसे कम व्यक्ति तृतीय क्षेत्र में होते हैं और ज़्यादा पेमेंट आता है, और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, जैसे कृषि में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ से पेमेंट बहुत कम आता है। तो जय हिंद समाप्त हुआ, और आगे देखते हैं और अगला एपिसोड